सूचना का अधिकार कानून हमारे देश में 2005 में लागू हुआ। ये कानून हमें सरकारों से तमाम तरह के सवाल पूछने का हक देता है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक से अरबों रुपए का लोन लेकर कौन पूंजीपति फरार हो गए, लाखों करोड़ों की लागत से बनी सड़कें एक ही बारिश के बाद क्यों टूट गईं, पीएम केयर्स फंड का पैसा कहां खर्च हो रहा है, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं है। पिछले 20 साल में करोड़ों लोगों ने आरटीआई एक्ट के इस्तेमाल करके सत्ताधारियों से इस तरह के सवाल पूछे हैं, उन्हें जवाबदेह बनाया है। सूचना के अधिकार कानून ने लोगों को कैसे सशक्त किया है, लोकतंत्र को किस तरह मजबूत किया है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे जानने भी दो यारों में। जानने भी दो यारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि भारद्वाज और मेरे साथ हैं आरटीआई कार्यकर्ता अमृता जौहरी। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोगों का शासन, जहां लोग वोट देकर सरकार बनाते हैं और उन्हीं के टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। तो लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकार है कि वो सरकार से सवाल पूछ सकें, उन्हें जवाबदेह बना सकें। The right to question is what sets a democracy apart from any other form of government. इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया और रशिया में भी होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में लोग सरकार से सवाल पूछने का हक रखते हैं। हमारे देश में सूचना का अधिकार कानून आरटीआई एक्ट हमें सवाल पूछने का हक देता है। लोगों ने इस कानून का जम के इस्तेमाल किया है। हर साल 60 लाख आरटीआई एप्लीकेशन लगाई जाती हैं। लोग फाइलों में दबी सूचना निकालकर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं, मानव अधिकारों के हनन को उजागर करते हैं और पर्दे के पीछे चल रही अनियमितताओं और अन्याय का खुलासा करते हैं। सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल करके लोगों ने देश के हाईएस्ट ऑफिसेस से सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की संपत्ति की जानकारी मांगी है, उनके एसेट्स और लायबिलिटीज का ब्यौरा मांगा है, जिससे वो जुडिशरी में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर सकें। प्रधानमंत्री की डिग्री से संबंधित सवाल भी पूछे गए हैं। देश में हो रहे बड़े बड़े भ्रष्टाचार स्कैम्स का उजागर आरटीआई कानून के जरिए से हुआ है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, जो हमारे देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला माना गया है। बीजेपी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई। बाय डिजाइन ये बॉन्ड्स कंप्लीटली अनोनिमस बनाए गए, जिससे कोई भी कंपनी या पूंजीपति कितने भी करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे तो नागरिकों को पता ही न चले। मतलब पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में गोपनीयता, हमारे जानने के हक का हनन। अब ये तो सभी जानते हैं कि कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को यूं ही पैसे नहीं देती। चंदा तो इस अपेक्षा से दिया जाता है कि पार्टी कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करेगी, जिस भ्रष्टाचार को क्विड प्रो को कहा जाता है। लोगों ने सूचना के अधिकार कानून के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बनाने की प्रक्रिया के सारे कागजात निकलवाए तो पता चला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठियां लिखकर कड़े शब्दों में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का विरोध किया था। और जो जानकारी निकली उसमें यह भी पता चला कि आरबीआई और ईसीआई ने सरकार को चेतावनी दी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से लोगों के जो सूचना का अधिकार है उसका हनन होगा, देश में काला धन बढ़ जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग के नए रास्ते खुल जाएंगे, क्विड प्रो को भ्रष्टाचार और भी बढ़ जाएगा। लेकिन सरकार ने एक न सुनी और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बना दी।
जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड केस पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने इन दस्तावेजों को देखते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया और आदेश दिया कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को डोनेट किए, ये सारी जानकारी लोगों को मुहैया करवाई जाए। जब सूचना बाहर आई तो हम सब ने देखा किस तरह से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ। साफ नजर आया किस तरह से पैसे दो कॉन्ट्रैक्ट लो, पैसे दो पॉलिसी बनवाओ का खेल चल रहा था। आरटीआई एक्ट के कारण ये घोटाला, जो भारत का सबसे बड़ा करप्शन स्कैम माना जाता है, उजागर हुआ। अमृता, पिछले 20 साल में मुझे तो याद नहीं है कि कोई भी बड़ा भ्रष्टाचार का जो घोटाला है वो उजागर हुआ हो बिना आरटीआई एक्ट की मदद से। जी बिल्कुल अंजलि, अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा घोटाला जो आरटीआई कानून के इस्तेमाल से सामने आया था वो था व्यापम घोटाला, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था। व्यापम वहाँ की एग्जामिनेशन बॉडी है जो कि मेडिकल कॉलेजेस और सरकारी नौकरियों के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए रेगुलेट करती है। पता चला कि नेता, बाबू और मिडलमैन मिलकर अनडिजर्विंग कैंडिडेट से ब्राइब लेकर पूरा एंट्रेंस एग्जाम का रिगिंग करा रहे थे। जब ये जानकारी सामने आई तो आरटीआई से ये भी पता चला किस तरीके से चीटिंग हो रही थी। एक तो बहुत ही बड़े पैमाने पे इम्पर्सनेशन की जा रही थी, यानी कि जो कैंडिडेट थे वो खुद नहीं जाके अपना एग्जाम दे रहे थे, उनकी जगह पेड एजेंट्स, जो पुराने वर्षों के जो टॉपर्स थे, यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स थे, उनको पैसा दिया जा रहा था कि आप इनकी जगह बैठकर एग्जाम दीजिए। और ये कैसे किया जा रहा था? क्योंकि बोर्ड के ऑफिशियल्स एडमिट कार्ड पे पेड एजेंट की फोटो लगाते थे और बाद में दोबारा से फोटो बदल देते थे। एक और तरीका सामने आया, इंजन बोगी सिस्टम, जिसमें क्या कर रहे थे कि कैंडिडेट्स के बीच में एक पेड एजेंट को बिठाते थे जिससे कि उनकी वो नकल करके अपनी आंसर शीट भर दें। ये भी सामने आया कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को बोला जाता था आप अपनी आंसर शीट ब्लैंक छोड़ दीजिए, बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं वो उस समय चेकिंग के समय आपका आंसर करेक्ट लिख के आपको फुल मार्क्स देंगे। एंड ऑफ कोर्स पेपर लीक और आंसर शीट लीक भी, ऐसे मामले भी सामने आए। पूरा ये पर्दाफाश तब हुआ जब दो लोगों ने इसमें जम के आरटीआई का इस्तेमाल किया। एक थे डॉक्टर आनंद राय, जो खुद अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने देखा कि किस तरीके से मंत्री और बड़े अफसरों के बच्चे, जो वैसे बिल्कुल उनकी नॉलेज नहीं थी मेडिकल फील्ड में, वो ही हमेशा टॉपर्स होते थे इन एग्जाम्स में। और दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे आशीष चतुर्वेदी, जिनका कि माँ का इलाज चल रहा था कैंसर का गवर्नमेंट अस्पताल में, और उन्होंने पाया कि बहुत ही पुअर क्वालिटी ऑफ मेडिकल केयर दिया जा रहा था। तो उन्हें शक हुआ कि क्या ये डॉक्टर्स ठीक से ट्रेंड भी हैं। तो इन दोनों ने मिलकर अपने अपने तरीके से एडमिट कार्ड्स, आंसर शीट्स की कॉपी, एडमिशन फॉर्म जब निकाले और उनको आपस में टैली किया तो पता चला कि फोटो किसी और की, नाम किसी और का, और इसी तरीके से पूरा का पूरा स्कैम उजागर हुआ। जब ये उजागर हुआ तो उस समय के जो फॉर्मर एक एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो भी गिरफ्तार हुए इस पूरे स्कैम में, और इनफैक्ट 2000 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। और इसमें ये भी पता चला, सामने आया कि जितने भी सारे डॉक्टर्स थे जिनके पास इस तरीके की फेक डिग्रीज थी, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में अपना पूरा ये रिगिंग करवाई थी, उनके बहुत सारे को अरेस्ट किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 600 लोगों की तो डिग्री भी कैंसिल कर दी। इसी तरीके से एक और बहुत ही बड़ा करप्शन स्कैम जो कि महाराष्ट्र से है, जिसको कि आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम के नाम से बोला जाता है। ये जो आदर्श हाउसिंग सोसाइटी थी, इसका प्लान तो ये था कि जो कारगिल वॉर के जो वेटरन्स थे और ऐसे लोग जो शहीद हो गए, उनकी विडोज और उनके परिवार के लिए फ्लैट्स बनाने का प्लान था कि एक 6 मंजिला बिल्डिंग बनेगी और ये फ्लैट्स उन सबको दिए जाएंगे। उसकी जगह 31 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनाई गई और पता चला आरटीआई के इस्तेमाल से कि किस तरीके से टॉप मिनिस्टर्स, आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स मिलके उन्होंने एक पूरी कॉन्स्पिरेसी रची। उन्होंने किस तरीके से जो पूरा लैंड यूज़ के नियम थे वो बदले, उन्होंने बिल्डिंग क्लियरेंसेस की, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस दी और अंत में फ्लैट्स अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम कर दिए, और जो मार्केट का रेट था उससे बहुत ही कम दाम में। बहुत सारे तो फ्लैट्स बेनामी तरीके से, यानी कि दिखाया कि किसी और के नाम में है, कि कोई गरीब व्यक्ति का नाम डाल दिया, लेकिन असली में पूरा कंट्रोल उनका ही था। जब ये
पूरा मामला सामने आया आरटीआई के थ्रू, उस समय के चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि ये इतना बड़ा स्कैंडल बन गया। जो लोग गिरफ्तार हुए उसमें 2 रिटायर्ड मेजर जनरल्स, ब्रिगेडियर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, कलेक्टर्स और बहुत सारे और सीनियर ऑफिशियल्स इसमें गिरफ्तार भी हुए। और इनफैक्ट 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ये बिल्डिंग, जो आदर्श हाउसिंग जो बिल्डिंग है, जो कि एक राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक प्रतीक है, इसको डिमोलिश किया जाए। तो मतलब इतने बड़े बड़े स्कैम, वो चाहे वॉर विडोज के हाउसिंग के हो, या फिर आप ये सोचिए कि जो मेडिकल कॉलेजेस जा रहे हैं, जो फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे, जो हमारे ऊपर इलाज करेंगे, उसमें किस तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा था, इन सब का आरटीआई के ही कारण पूरा खुलासा हुआ। बिल्कुल, लेकिन आरटीआई एक्ट का जो इस्तेमाल है वो केवल बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार के लिए नहीं किया गया है। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हर साल आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल करते हैं अपने मौलिक अधिकार लेने के लिए, जो रोज़मर्रा की भ्रष्टाचार का उन्हें सामना करना पड़ता है उससे लड़ने के लिए। अगर सरकारी स्कूलों में टीचर्स नहीं आती, टीचर एब्सेंटिज्म की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर लोग आरटीआई एप्लीकेशन लगाकर ये सवाल पूछते हैं कि हमें टीचर्स की जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसकी कॉपी दीजिए, जिससे कि दबाव बना सके और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें। जब अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती, राशन दुकानों पर राशन नहीं मिलता, ये कहकर के दवाइयाँ ख़त्म हो गई या राशन आपके नाम का सरकार ने भेजा ही नहीं, तो लोग आरटीआई एप्लीकेशन लगाते हैं और ये पूछते हैं कि हमें बताइए कि स्टॉक रजिस्टर में क्या लिखा है। स्टॉक रजिस्टर की कॉपी मांगते हैं, सेल रजिस्टर की कॉपी मांगते हैं, जिससे कि भ्रष्टाचार को उजागर कर सकें, जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें। जब लोगों की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं चलती, फुटपाथ टूटे होते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं बने होते, तो लोग एमएलए लैड्स और एमपी लैड्स, जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड्स मिलते हैं, हर एमपी को हमारे देश में, मेंबर पार्लियामेंट को 5 करोड़ रुपए हर साल मिलते हैं लोगों की रोज़मर्रा के विकास की नीड्स को एड्रेस करने के लिए। लोग ये पूछते हैं कि किस चीज़ पर खर्च कर रहे हैं, क्या सही चीज़ पर ये पैसा खर्च हो रहा है, क्यों इस तरीके की इम्पॉर्टेंट जो खड़ंजे बनने होते हैं, फुटपाथ बनने होते हैं, इन पर क्यों नहीं खर्च हो रहा। तो ये सारी चीज़ों के अंदर आरटीआई का इस्तेमाल हो रहा है। बल्कि रिसर्च ये दिखाता है कि हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ द आरटीआई एप्लीकेशंस जो है वो लोग लगा रहे हैं मौलिक अधिकारों पर, अपनी बेसिक सर्विसेज को लेने के लिए। हम देखते हैं कि जब दस्तावेज बनाने के लिए लोग हमारे देश में जाते हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, सब जगह पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भी लोग आरटीआई एप्लीकेशन लगाते हैं और उसकी मदद लेते हैं जो सूचना मिलती है उन्हें। येल यूनिवर्सिटी ने एक शोध किया, पेपर लिखा, जिसमें कि उन्होंने ये दिखाया कि आरटीआई एक्ट अपना काम कराने में सरकार से उतना ही प्रभावी है जितना कि घूस देना। यानी कि अब हम लोग घूस को ना कह सकते हैं, वी कैन से नो टू ब्राइब्स, और हम आरटीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं अपना काम करवाने के लिए, अपने अधिकार लेने के लिए। अमृता, अगर आप थोड़ा बताएं कि किस तरह से आरटीआई एप्लीकेशन फ्रेम की जा सकती है जिससे कि लोग सूचना ले सकें दस्तावेज बनवाने के लिए जब उनसे घूस मांगी जाए। जी बिल्कुल, यदि आपने किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया है, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो, और आपसे घूस मांगी जा रही है आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए, तो आप घूस ना दें, आप ब्राइब ना दें और उसकी जगह आरटीआई से जानकारी मांगे, जवाबदेही सुनिश्चित करें और अपना काम बिना ब्राइब दिए हुए कराएं। आरटीआई डालने के समय सबसे ज़रूरी होता है कि हम एकदम स्पष्ट और सटीक तरीके से जानकारी मांगें। तो जैसे कि अगर आपको इसी मुद्दे पर आरटीआई डालनी हो तो उसमें सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने किस दस्तावेज़ के लिए कब और कहां अप्लाई करा था, और उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर यदि मिला तो वो क्या है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 1 जून 2025 को
आरटीओ ऑफिस में नोएडा में अप्लाई करा था और मेरा एप्लीकेशन नंबर 235 है। इससे संबंधित मुझे निम्न जानकारी दें। सबसे पहली चीज़, मेरे एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, अभी तक मेरे एप्लीकेशन पर क्या क्या प्रक्रिया की गई है विभाग द्वारा, उससे रिलेटेड सारे दस्तावेज की कॉपी दें। दूसरा सवाल, नियम अनुसार कितने समय सीमा में ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन को प्रोसेस करके ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाना चाहिए, इससे संबंधित नियम की कॉपी दें। तीसरा सवाल, यदि मेरी एप्लीकेशन लंबित है तो उसका कारण बताएं और उससे संबंधित फाइल नोटिंग्स की कॉपी दें। चौथा सवाल कि उन अफसर का नाम, पद और पूरा ऑफिस का पता बताएं जिनकी जिम्मेदारी है ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन को समयबद्ध तरीके से प्रोसेस करना और वो ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना। और एक बहुत ज़रूरी सवाल जो ज़रूर पूछिएगा, उसमें आप पूछें कि यदि मुझसे घूस मांगी जा रही है किसी भी आरटीओ ऑफिशियल द्वारा या फिर किसी मिडिलमैन द्वारा, तो इसकी शिकायत करने की क्या प्रक्रिया है, कहाँ शिकायत की जा सकती है। इस तरीके से क्या होता है कि पूरी एक जवाबदेही तय हो जाती है, विभाग भी समझ जाते हैं कि आप घूस नहीं देंगे और आप एक लीगल तरीके से अपनी एप्लीकेशन को पूरी तरीके से परसू करेंगे। आरटीआई डालने के लिए आप प्लेन पेपर पे अपनी आरटीआई बना सकते हैं और जाके जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस है उसमें जमा कर सकते हैं। इनफैक्ट अब तो ज़्यादातर पूरे देश में आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल्स भी खुल चुके हैं, तो आप अपने घर बैठे बैठे केंद्र सरकार के पोर्टल से या फिर जो भी रेलेवेंट स्टेट गवर्नमेंट है उसका पोर्टल का इस्तेमाल करके आप घर बैठे बैठे अपनी आरटीआई डाल सकते हैं। और जो 10 रुपये की फ़ी है वो इन पोर्टल के माध्यम से आप यूपीआई, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी पे कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आरटीआई एक्ट तो एक बहुत ही बड़ा टूल बन गया है भ्रष्टाचार से लड़ने का, घूसखोरी को खत्म करने का। बिल्कुल जाहिर है कि सरकारों को और सरकारी अधिकारियों को, वेस्टेड इंटरेस्ट्स को ये कानून बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। उनकी आंख का रोड़ा बन गया है ये कानून। हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस कानून पर लगातार प्रहार हो रहा है। जो अधिकारी, जो मंत्री जिन्हें आदत हो गई थी कि जो अंग्रेज़ों के ज़माने का ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट था वो लागू था और वहाँ वो पर्दे के पीछे भ्रष्टाचार कर पा रहे थे, अनियमितताएं कर पा रहे थे, कोई सवाल नहीं पूछ पा रहा था। आज ये है कि लोग 10 रुपये देकर आरटीआई एप्लीकेशन लगाते हैं और कोई भी नागरिक हमारे देश में सबसे बड़े से सबसे छोटे महकमे तक भी सवाल पूछ सकते हैं। हम देख रहे हैं कि आरटीआई एक्ट और एक्ट को इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के ऊपर आज प्रहार हो रहा है। जो लोग सवाल पूछते हैं उन पर लेबलिंग की जा रही है, उन्हें एंटी नेशनल कहा जा रहा है, अर्बन नक्सल कहा जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि आप तो ब्लैकमेलर्स हैं। कहीं पर उनके ऊपर फर्जी मुकदमे जारी किए जा रहे हैं, ड्रैकोनियन लॉज हैं, जैसे यूएपीए है, पीएमएलए है, डेफेमेशन के लॉज हैं, वो उन पर लगाए जा रहे हैं। और 100 से ज़्यादा आरटीआई एक्टिविस्ट्स की तो हत्या कर दी गई है क्योंकि वो सूचना मांग रहे थे और सूचना मांगकर भ्रष्टाचार का, मानवाधिकार हनन का उजागर कर रहे थे। हज़ारों के ऊपर थ्रेट्स रहे हैं, उनके ऊपर अटैक्स हुए हैं। यही नहीं, आरटीआई एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन कमीशंस बनाए गए हैं कि ये कानून सही से चले। इंफॉर्मेशन कमीशंस जो हैं वो बहुत पावरफुल बॉडीज़ बनाई गई, उन्हें ताकत दी गई कि जहाँ पर सरकारें सूचना ना देना चाहें वहाँ पर भी वो सरकारों को आदेश दे सकते हैं कि आप सूचना दीजिए और पेनल्टी लगा सकते हैं ऐसे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स पर जो सूचना ना दें। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकारें इन इंफॉर्मेशन कमीशंस को बंद करने की कोशिश कर रही हैं। इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं उनकी नियुक्ति ही नहीं की जा रही। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो केंद्र सूचना आयोग जो है उसमें तो बिल्कुल रिकॉर्ड ही हो गया है कि केंद्र सरकार ने मई 2014 से
एक भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति नहीं की है जब तक कि लोग कोर्ट्स ना गए हों, कोर्ट्स का दरवाज़ा ना खटखटाया गया हो। अब ऐसे में आप सोचिए, स्टेट गवर्नमेंट्स भी यही कर रही हैं। कई जगह पर तो इंफॉर्मेशन कमीशंस बंद ही पड़े हैं। अब इसमें सीधी बात ये होती है कि लोग जब इंफॉर्मेशन कमीशंस पे जाते हैं अपनी अर्जी लेकर, उनकी अर्जियां पेंडिंग पड़ी रहती हैं, बैकलॉग बढ़ते जा रहे हैं और सालों साल कई जगह पे लोगों को वेट करना पड़ रहा है अपनी अर्जियों की सुनवाई के लिए। अब आप ये सोचिए कि कोई वृद्ध इंसान है जिनकी वृद्धा पेंशन जो है वो उन्हें नहीं मिल रही, या कोई स्टूडेंट है जिनकी स्कॉलरशिप बंद है, वो सूचना मांगते हैं, सूचना नहीं मिलती तो वो कमीशन में जाते हैं। कमीशन में अब अगर उन्हें 5 साल 7 साल वेट करना पड़ेगा सुनवाई के लिए, तो उस सूचना का उनके लिए कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो इसके अंदर सीधा प्रहार जो है इंफॉर्मेशन कमीशंस के थ्रू आरटीआई एक्ट पे हो रहा है। अमृता, इंफॉर्मेशन कमीशंस की परफॉर्मेंस पे जो रिपोर्ट कार्ड निकला है उसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल। तो सतर्क नागरिक संगठन ने अक्टूबर 12, 2025 को एक रिपोर्ट जारी करा कि पूरे देश में जो इंफॉर्मेशन कमीशन है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो केंद्र सूचना आयोग और जो 28 राज्य सूचना आयोग हैं, सभी के ऊपर इस रिपोर्ट में लिखा गया है। सबसे जो बड़ी जो एक कंसर्निंग चीज़ सामने आई वो ये थी कि जुलाई 2024 और जून 2025 के बीच में 6 तो ऐसे कमीशंस पाए गए जो अलग अलग समय के लिए पूरी तरीके से बंद थे, यानी कि एक भी आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई थी। इसमें शामिल थे झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना का इंफॉर्मेशन कमीशन, मध्य प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा। इनफैक्ट झारखंड का इंफॉर्मेशन कमीशन तो पिछले 5 साल से बंद पड़ा है। तो यानी कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने आरटीआई के तहत एप्लीकेशन डाली किसी भी ऐसे पब्लिक अथॉरिटी से जो कि झारखंड के कमीशन के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, उनके पास कोई अपील करने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि कोई बैठा ही नहीं है उनकी अपील सुनने के लिए। दूसरा एक जो मुद्दा सामने आया वो ये था कि बहुत सारे आयोगों में जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो मुख्य सूचना आयुक्त थे, वो ही नियुक्त नहीं थे। अब आरटीआई एक्ट के तहत जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं उनका एक बहुत अहम रोल होता है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला था कि बहुत ज़रूरी है कि मुख्य सूचना आयुक्त हर समय रहने चाहिए, क्योंकि वो केस एलोकेशन करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स मामला हो तो उसको क्या 2 लोग साथ में मिलकर सुनेंगे। अगर हम देखें तो 3 ऐसे आयोग, केंद्र सूचना आयोग, आंध्र प्रदेश का आयोग और छत्तीसगढ़ के आयोग ऐसे हैं जिनमें कि जिस समय रिपोर्ट आई उस समय मुख्य सूचना आयुक्त नहीं थे। छत्तीसगढ़ में तो 2 साल से कोई भी मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है। एक और चीज सामने आई जो आपने बोला कि इनफ नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स ही नहीं हो रही। आरटीआई कानून के तहत 1 चीफ और 10 सूचना आयुक्त तक बिठाए जा सकते हैं कमीशन में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वर्कलोड देखिए कि कितनी अपीलें और शिकायतें आ रही हैं उस आयोग में, उसके बेसिस पे आप तय करिए कि 5 लोग बिठाने हैं या फिर क्या पूरे कमीशन में 11 लोग बिठाने हैं। तो बहुत सारे ऐसे कमीशन, 8 ऐसे कमीशन पाए गए जिनमें मामले तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ के जो पद हैं वो रिक्त पड़े हैं। तो अगर हम केंद्र सूचना आयोग को ही देखें, केवल 2 सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं, 11 में से केवल 2, यानी कि चीफ और 8 और सूचना आयोगों के जो पद हैं वो खाली पड़े हैं। और जो ये 8 वैकेंसी हैं ये अभी नहीं, ये पिछले 2 साल से चल रही है। इस कारणवश लगातार जो बैकलॉग, जो लंबित मामलों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और अब करीबन 30,000 के करीब पहुंच गई है। महाराष्ट्र, जहां पे कि 90,000 मामले लंबित हैं, वहां पे आज भी 5 पद रिक्त पड़े हैं। छत्तीसगढ़, जहाँ पे कि 30,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं, वहाँ पे कुल 1 सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं। तो बहुत ऑब्वियस है कि आप नियुक्ति ना करें जिससे कि जो पेंडेंसी है वो बढ़ते जाए, और जैसे आपने बोला कि उस कारणवश समय भी और लगता है। अगर हम पूरे देश में लंबित मामलों की संख्या देखें तो रिपोर्ट ने बताया कि 4 लाख मामले लंबित हैं, और इनफैक्ट रिपोर्ट ने ये भी दिखाया कि लगातार हर साल किस तरीके से ये बढ़ते जा रहे हैं। और क्योंकि इतने ज़्यादा मामले लंबित हैं और इतने कम आयुक्त हैं, उस कारणवश जो समय लिया जा रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है निपटारे के लिए। रिपोर्ट ने बताया कि 18 ऐसे आयोग हैं, तो यानी कि 29 में से 18 ऐसे आयोग हैं जिनमें कि मामले की सुनवाई आने में
1 साल से ज़्यादा लगेगा। तो बहुत क्लियर एक है कि फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सीकर को कि आपने आज कुछ पूछा अपने पब्लिक टॉयलेट के बारे में, कुछ सड़क के मरम्मत के बारे में, स्कॉलरशिप स्कूल के बारे में, आप 1 साल वेट करिए, उसके बाद अगर आपकी सुनवाई आई तब आपको वो जानकारी मिलेगी। इन्फॉर्मेशन डिलेड इज इन्फॉर्मेशन डिनाइड। बिल्कुल। एक और बहुत ज़रूरी प्रावधान है कानून का, वो है कि पेनल्टी क्लॉज। कमीशंस के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के जो भी ऑफिसर हैं जो कि आरटीआई का उल्लंघन कर रहे हैं और गलत तरीके से जानकारी मना कर रहे हैं, उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन रिपोर्ट ने पाया कि ज़्यादातर कमीशंस में इसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था। कुल मिला के केवल 2% केसेस में पेनल्टी लगाई गई जहां पे कि पेनल्टी इम्पोजेबल थी। इससे क्या इम्पैक्ट होता है सबसे ज़्यादा कि एक सिग्नल जाता है कि चाहे आप आरटीआई का उल्लंघन करें, जानकारी ना दें, गलत जानकारी दें, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और अगर हम देखें कि इसका एक कारण ये भी हो सकता है इतने कम पेनल्टी लगाने का, क्योंकि ज़्यादातर जो नियुक्तियां हो रही हैं सूचना आयुक्तों की, वो ऐसे लोग हैं जो लंबे समय तक सरकार में काम कर चुके हैं। तो वो एक रिलक्टेंस है कि वो अपने फॉर्मर कुलीग्स के ऊपर पेनल्टीज लगाए। एक तरीके से जो एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट चाहिए सूचना आयुक्तों का, वो उस टाइप के लोगों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। बिल्कुल। और अमृता, आपने जैसे बताया 4 लाख मामले लंबित हैं पूरे देश में, तो ये तो पूरी तरह से सूचना के अधिकार कानून को ख़त्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट में एक पूरा केस चल रहा है, बहुत समय से 2018 से चल रहा है, जिसमें कि कहा जा रहा है बार बार जजेस द्वारा कि नियुक्तियां कीजिए। केंद्र सरकार को कहा जा रहा है, राज्य सरकारों को कहा जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि अगर इंफॉर्मेशन कमीशंस में समय से ट्रांसपेरेंट तरीके से नियुक्तियां नहीं होंगी तो आरटीआई विल बिकम अ डेड लेटर, खत्म हो जाएगा आरटीआई एक्ट। लेकिन सरकारें समझ गई हैं सूचना आयोगों की पावर्स को, और हमने देखा कि आयोग जो हैं वो जब सही से काम करते हैं तो बहुत प्रभावी होते हैं वो लोगों के सूचना के अधिकार को दिलाने के लिए। अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां पर आयोगों ने सरकारों को फोर्स किया है, आदेश दिया है कि आप सूचना दीजिए, ऐसी सूचना जो सरकारें छुपाना भी चाहती हैं। सूचना आयोग के जो ऑर्डर्स हैं, इस तरीके के ऑर्डर्स से बहुत ज़्यादा सरकारें परेशान नज़र आ रही हैं। और 2019 में सरकार ने एक अमेंडमेंट कर दिया सूचना के अधिकार कानून में, जिसका उद्देश्य था कि वो सूचना आयुक्तों को अपने कंट्रोल में कर सके, उन पर नियंत्रण कर सके। आरटीआई एक्ट के तहत जो 2005 में पास हुआ था, उसके तहत सारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की कार्यकाल फिक्स्ड था, 5 साल का था, जिससे कि उन्हें कोई डर ना रहे कि हमारा कार्यकाल कम कर दिया जाएगा। उसी तरह से उन्हें एक बड़ा ऊंचा ओहदा दिया गया था, जिससे कि वो बिना किसी डर के और बिना किसी दबाव के वो सुप्रीम कोर्ट को, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को वो आदेश दे सकें कि आप सूचना दीजिए। उनका जो सैलरी थी, उनकी पेंशन, उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस जो थी, वो सुप्रीम कोर्ट जजेस के इक्वल रखी गई थी। लेकिन 2019 में केंद्र सरकार एक कानून पास करा दिया, उन्होंने पार्लियामेंट में लेकर आई बिल और पास हो गया वो, जिसके तहत अब सभी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो देश में हैं, उनका कार्यकाल, उनकी सैलरी, उनकी पेंशन्स, सभी कुछ जो है वो केंद्र सरकार तय करेगी। यानी कि एक तलवार लटका दी गई है इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स पर। उन्हें ये डर रहेगा कि अगर वो ऐसी कोई भी सूचना देने का आदेश देंगे जिससे कि केंद्र सरकार खुश नहीं है, तो उनकी पेंशन रुक सकती है, उन पर एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। ये तो मतलब पूरी तरह से केज्ड पैरट बनाने की कोशिश है इंफॉर्मेशन कमिशंस को। 2023 में एक बार फिर से सूचना के अधिकार कानून को संशोधित कर दिया गया। इस बार सरकार बिल लेकर आई डेटा प्रोटेक्शन कानून, और इस कानून के तहत जो ये कानून बन गया, बिल जो था कानून बन गया पार्लियामेंट के थ्रू, और इसमें सेक्शन 81J ऑफ द आरटीआई एक्ट को अमेंड कर दिया गया। ये कह दिया गया कि जो भी
व्यक्तिगत सूचना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, धारा 81J के तहत लोग नहीं ले पाएंगे। तो अब ये कानून लागू होने जा रहा है क्योंकि सरकार इसके रूल्स बना रही है और इसे लागू करने जा रही है। इससे तो लोगों का जो सूचना का अधिकार है उस पर पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का उजागर करने के लिए लोगों को ग्रैन्युलर पर्सनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। हमने ये पिछले 20 साल में देखा है। अमृता, अगर आप बताएं कि क्या चेंजेस आए हैं, अमेंडमेंट्स आई हैं इस कानून में? बिल्कुल अंजलि, जैसा आपने बोला कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको कि शॉर्ट में डीपीडीपी भी बोला जाता है, 2023 में ये पारित हुआ और इस कानून ने आरटीआई कानून को संशोधित किया है। सूचना के अधिकार के सेक्शन 81J में लिखा हुआ था कि यदि कोई भी ऐसी व्यक्तिगत जानकारी हो जिसका कि पब्लिक एक्टिविटी या जनहित से कोई भी संबंध ना हो, या फिर ऐसी जानकारी हो जिसके डिस्क्लोजर से अनवारंटेड ब्रीच ऑफ प्रिवेसी हो, केवल वो जानकारी मना की जा सकती थी। यानी कि ऑफिसर को ये दिखाना पड़ता था, इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, कि ये जानकारी का जनहित या फिर पब्लिक एक्टिविटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस पूरे सेक्शन को, जिसमें इतने अच्छे तरीके से एक बैलेंस था, बिल्कुल, कि एक जगह पारदर्शिता भी बनी रहे, दूसरी तरह लोगों की निजता का भी अनवारंटेड ब्रीच ना हो, इस पूरे को संशोधित करके अब केवल ये लिख दिया गया है उस सेक्शन में कि अब से कोई भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जाएगी। साथ ही में आरटीआई कानून का एक बहुत ज़रूरी प्रावधान था जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि यदि कोई जानकारी एग्जेम्प्ट भी हो, यदि वो ऐसी जानकारी है जो कि आप संसद या विधानसभा को मना नहीं कर सकते, तो वो जानकारी आप एक नागरिक को भी मना नहीं कर सकते। यानी कि एक तरीके से लोकतंत्र का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि आप एक सांसद और एक नागरिक को एक जैसा दर्जा दे रहे थे, एक ही बिल्कुल सेम स्टेटस दे रहे थे। इस पूरे प्रावधान को तो डिलीट ही कर दिया गया है, जबकि ये प्रावधान ना केवल व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित था लेकिन सारी एग्जेम्पशन से संबंधित था। तो ये तो एक बहुत ही गहरी चोट लगी है आरटीआई एक्ट को और बहुत ही कमजोर कर दिया गया है आरटीआई एक्ट को। बिल्कुल, अगर आप देखें तो आरटीआई एक्ट का लोग इस्तेमाल लगातार करते आ रहे हैं व्यक्तिगत सूचना लेकर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। अब सोचिए, कहीं पर सड़क टूट गई, कहीं पर पुल गिर गए, तो लोग जाकर सवाल पूछते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर कौन थे, उनका नाम बताइए, वो सरकारी अधिकारी कौन थे जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, उन्होंने जाकर वहाँ पर इंस्पेक्शन करी और पैसे रिलीज़ करे कॉन्ट्रैक्टर को, उनका भी नाम बताइए। अब कहा जाएगा नाम तो व्यक्तिगत सूचना है, हम आपको नहीं दे सकते। उसी तरह से लोग अब अगर पूछेंगे कि आप हमें बताइए कि कौन लोन डिफ़ॉल्टर्स हैं, कौन फरार हो गए लोन लेकर, उनका नाम बताइए, कहेंगे नाम तो व्यक्तिगत सूचना है, आपको नहीं दी जा सकती। इलेक्टोरल रोल्स, जो हमारे देश में आज इतनी चर्चा चल रही है वोटर लिस्ट को लेकर, अगर आप वोटर लिस्ट को देखें उसमें तो सब लोगों के नाम होते हैं, पता होता है, फोटोग्राफ होती है, इलेक्शन कमीशन जो है वो उसे मुहैया कराता है, पब्लिक करता है। अब ये कहा जाएगा कि इसमें तो व्यक्तिगत सूचना है, अब वो मतलब लोगों को मिलेगा नहीं, तो इलेक्शन फ्रॉड कैसे रुकेगा? किस तरह से जो बोगस लोग हैं जिनका नाम नहीं होना चाहिए लिस्टों पे, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? अगर गलत लोगों के नाम ऐड हो गए, उसको कैसे लोग देख पाएंगे? तो मतलब पब्लिक स्क्रूटनी तो पूरी तरह से खत्म, भ्रष्टाचार बढ़ना। तो लोग आज यही कह रहे हैं कि ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू लाया गया है अमेंडमेंट आरटीआई एक्ट में, तो डेटा प्रोटेक्शन कम भ्रष्टाचार प्रोटेक्शन कानून ज़्यादा लग रहा है। ये आरटीआई कानून को खत्म करने के लिए और भी तरीके सरकार अपनाती दिखाई दे रही है। ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट्स लाए जा रहे हैं सरकार द्वारा और स्कीम्स लाई जा रही हैं जहां सरकार कहती है कि आरटीआई एक्ट उन पर अप्लाई ही नहीं करता। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जहां सरकार ने कहा कि कोई आरटीआई एक्ट लगा के सवाल पूछ ही नहीं सकता कि किसने किस पार्टी को कितने पैसे दिए, अनोनिमस बना दिया। उसी तरह कोविड के समय, महामारी के समय, सरकार पीएम केयर्स फंड लेकर आई। सरकार ने कहा कि हम इस फंड में पैसे इकट्ठा करेंगे जिससे कि कहीं पर भी डिज़ास्टर हो, हम डिज़ास्टर रिलीफ के लिए उस पैसे को इस्तेमाल कर सके। इस
जो फंड है इसके लिए ट्रस्ट सेटअप किया गया, पीएम केयर्स ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के जो चेयरपर्सन हैं वो प्रधानमंत्री हैं और उसमें देश के मंत्री मेंबर्स हैं। जब इसके अंदर पैसे इकट्ठे शुरू हुए होना, और अब हम समझते हैं जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए के करीब इस फंड में इकट्ठे हो गए हैं, और लोगों ने फिर सूचना के अधिकार कानून में सवाल पूछे कि आप बताइए कि कौन इस फंड में पैसे दे रहा है, इस फंड को कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सरकार ने कह दिया कि ये फंड तो आरटीआई एक्ट के तहत नहीं आता, ये प्राइवेट ट्रस्ट है, ये प्राइवेट फंड है, ये पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं। अब ये तो बिल्कुल अजीब बात है, बहुत ही कंसर्निंग बात है कि जनहित में पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री उस ट्रस्ट पर बैठे हैं और कहा जा रहा है कि लोगों को बताया ही नहीं जाएगा कि उस ट्रस्ट में क्या हो रहा है, उस फंड का क्या इस्तेमाल हो रहा है। और लोगों के मन में फिर एक शक पैदा होता है कि कहीं ये कोई घोटाला तो नहीं हो रहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसा, कि सरकार जो है वो बता नहीं रही और पीएम केयर फंड जो है वो रूलिंग पार्टी की प्राइवेट ट्रस्ट जैसे काम कर रहा है, कंपनियां पैसे दे रही हैं उसमें और जो पैसे देता है उन्हें क्विड प्रो को दिया जा रहा है। लेकिन इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स लाए जा रहे हैं ये हमारे सूचना के अधिकार पर सीधा प्रहार करते हैं। ये ही नहीं, सूचना के अधिकार पर प्रहार एक और भी चल रहा है, वो है नो डेटा अवेलेबल का प्रहार। आज सरकार ये समझ गई है कि अगर सूचना ही नहीं इकट्ठी की जाएगी, सूचना ही नहीं होगी, तो लोग सूचना के अधिकार का क्या कर लेंगे। तो जगह जगह पर यह कहा जाता है कि हमने सूचना इकट्ठी ही नहीं करी। तो नो डेटा मीन्स नो ट्रांसपेरेंसी, मीन्स नो अकाउंटेबिलिटी। तो अगर सूचना ही नहीं है तो सूचना के अधिकार का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आरटीआई कानून के 20 साल के बाद दो बातें साफ नजर आ रही हैं। पहली कि सूचना के अधिकार कानून ने हमारे देश में लोगों को सशक्त किया है। लोकतंत्र में आज लोग अपनी सरकार से सवाल पूछ पा रहे हैं, उसे पारदर्शी बना पा रहे हैं, उसे जवाबदेह बना पा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी नजर आ रहा है कि सरकारें इस कानून को खत्म करने पर तुली हैं। आज हम देख रहे हैं कि इस कानून पर चौतरफा एक प्रहार हो रहा है। बहुत ज़रूरी है कि हम भारत के लोग अगर चाहते हैं कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे तो हम इस कानून की सुरक्षा करें, हम इस कानून का इस्तेमाल करते रहें। ये कानून हमारे देश में एक लंबे संघर्ष के बाद आया। जो लोगों ने संघर्ष करा, उस संघर्ष के बाद इस कानून को पारित किया गया। इस कानून में जान भी लोगों ने ही डाली, आरटीआई एप्लीकेशंस लगाकर, हर साल 60 लाख आरटीआई एप्लीकेशन लगाकर। अब इस कानून को बचाने का काम भी लोकतंत्र में लोगों को ही करना होगा, क्योंकि हमारा लोकतंत्र, हमारा हिसाब, जानने का अधिकार, जीने का अधिकार। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, नमस्कार।